आगे समझिए ताप दाब नियम, अर्थात टेम्परेचर प्रेशर लॉ। ये नियम भी फ्रांसीसी वैज्ञानिक जे चार्ल्स ने दिया था, लेकिन 1802 में गैलुजक ने इसमें संशोधन किया गया, इसलिए इसको गैलुजक का नियम भी कहते हैं। इसको एक विशेष नाम और है, बहुत कम किताबों में मिलेगा, एमोंटन का नियम। एमोंटन का नियम, एमोंटन का नियम, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था कि इसको स्थिर कर दिया, किसको? आयतन को। जब आयतन को स्थिर कर दिया तो किस में संबंध रह गया? दाब और ताप में। अर्थात स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो दाब होता है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। फिर देखिए, जब इसको स्थिर कर दिया तो दो चीज रह गई गैस की, क्या क्या? दाब और ताप। तो स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। अर्थात P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। किस कंडीशन में? स्थिर आयतन व निश्चित मात्रा की गैस के लिए यह संबंध होता है। अगर आप इसको याद रखें प्रत्येक के लिए और ये याद रखें फॉर्मूला, तो बड़े आराम से आप इसकी डेफिनेशन अपने आप बना सकते हैं कि ताप दाब नियम क्या है? स्थिर आयतन व किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। या करके उसी तरह हटाइए इसको भी, P बराबर K इंटू टी, जहां पर K क्या है? कांस्टेंट। एक तरफ ले आइए इनको, K को अगर हम एक तरफ करें तो P अपॉन T बराबर क्या होगा? K के। ये संबंध हो गया। आप इसको दोबारा कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस कंडीशन में स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित मात्रा के आयतन के लिए उनका दाब और परम ताप का जो अनुपात है ये सदैव निश्चित होता है। इन दोनों का जो अनुपात है कैसा होता है? निश्चित होता है। अगर दो भिन्न गैसें हैं तो उन दोनों भिन्न गैसों के यदि दाब क्रम से P1 और P2, आयतन क्रम से T1 और T2 हैं और परम ताप क्रम से T1 और T2 हैं, आयतन कैसे हैं? स्थिर है, तो उनमें जो संबंध होगा वो होगा P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2 बराबर K। अर्थात इस तरह इनमें संबंध दिखा सकते हैं हम कि इस कंडीशन में स्थिर आयतन पर यदि गैसों की मात्रा निश्चित है तो उन गैसों के दाब और परम ताप का अनुपात आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आप नोट करिए, दाब अब समझिए एवोगैड्रो का नियम। ये एवोगैड्रो इटली के वैज्ञानिक थे और इन्होंने ये नियम सन 1811 में दिया था। 1811 में अपने जमाने के बहुत महान वैज्ञानिक थे। इनके सामने इनके विषय में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि जब तक ये जीवित थे इस नियम की महत्ता का वैज्ञानिकों को पता नहीं लगा था। इनके मरने के बहुत साल बाद इस नियम की महत्ता का पता चला था। यानी कितना इंपॉर्टेंट नियम है ये, इसका उनके मरने के बहुत सालों बाद पता चला था। क्या है नियम? एवोगैड्रो नियम में है कि
समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं या मोल्स की संख्या एक समान होती है। अगर भिन्न भिन्न गैस हैं, परिस्थितियां समान हैं, ताप और दाब समान हैं, तो उनके समान आयतनों में अणुओं या मोल्स की संख्या कैसी होगी? बराबर बराबर होगी, एक समान होगी। ये एवोगैड्रो का नियम है। इसको कुछ राइटर्स ने दूसरी तरीके से भी लिख दिया है। वो कैसे? आप ये याद रखें, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N के। ये भी एवोगैड्रो का नियम ही है। किस कंडीशन में? समान ताप व दाब। ये क्या कह रहा है कि इस शर्त पर, समान ताप और दाब पर, जो अणुओं या मोल्स की संख्या है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? आयतन के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। तो दूसरे शब्दों में आप इसको कैसे कह सकते हैं कि समान परिस्थितियों में या समान ताप और दाब पर गैस के आयतनों में जो अणु होते हैं वो किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं? उस गैस के आयतन के। अर्थात समान ताप और दाब पर गैसों के मोल्स की संख्या उनके आयतनों के समानुपाती होती है। यह भी एवोगैड्रो का नियम है। वैसे आप जानते हैं कि समान ताप और दाब पर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर यानी NTP पर, सामान्य ताप और दाब पर प्रत्येक गैस के 22.4 लीटर या 22,400 ml या cc मीन्स घन सेमी, इतने आयतन में प्रत्येक गैस के अणुओं की संख्या एक समान होती है। और वो संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने अणु होते हैं। तो इस संख्या को ही एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na। दोनों कैपिटल में है लेकिन A साइज में कुछ छोटा है। यह कहलाता है एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर। कितनी होती है ये? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये एवोगैड्रो नंबर है। इतने अणुओं को एक मोल अणु कहते हैं। पहले ही मैंने मोल कॉन्सेप्ट में आपको समझा रखा है। इतने परमाणुओं को एक मोल परमाणु कहते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन को एक मोल इलेक्ट्रॉन, इतने प्रोटॉन को एक मोल प्रोटॉन, इतने न्यूट्रॉन को एक मोल न्यूट्रॉन, या इतने रुपयों को एक मोल रुपया कहते हैं। तो ये एक संख्या है और इस संख्या को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो संख्या। समझ में आ गया होगा आपके। अब